कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 13 हमारे पास क्या गिवन है? As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखिए पूरा सवाल आपको इस इमेज से समझ में आ जाएगा। ये एक लाइट हाउस है, वैसे हम अलग से एक फिगर भी बनाएंगे, डोंट वरी। आपको ये पूरी की पूरी इमेज छापने को नहीं कह रही कि ड्राइंग का चीज़ शुरू कर दो मैथ्स में, ना ना ना, वैसे लाइन वगैरह ड्रॉ करके बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस सवाल को समझ लीजिए। ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ पे बोले ओके दिस इज अवर लाइट हाउस। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस लाइट हाउस के साइड के अंदर ही ना यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यानी यहाँ से एक नीचे की साइड जाओगे फिर और नीचे की साइड जाओगे, ये उल्टा है तो उससे आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बट इसे अगर हम इसको इधर मोड़ देंगे तो डिप्रेशन ही हो जाएगा। नाउ इस फिगर से यानी इस इमेज से इतना समझिए कि आपको पता क्या करना है। ये लाइट हाउस है, बोले जी बिल्कुल। ये दो छोटी छोटी बोट दिख रही है, बोले हाँ। ये लाइट हाउस के सेम साइड में है, बोले हाँ उसी की साइड में है। आपको पता करना है इस शिप से लेके इस शिप तक का डिस्टेंस, यही है। और ये डिस्टेंस पता करने के लिए आपको कुछ एंगल्स और साथ ही साथ इस लाइट हाउस की हाइट गिवन है। तो बात समझ में आई, क्या पता करना है? डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, उस शिप से लेके इस शिप तक का, वहां से लेके लाइट हाउस तक का कोई रोल नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे कि भाई अब ये बनाएंगे कैसे, बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया है कि आंसर निकालना इतना मुश्किल नहीं है जितना सवाल का फिगर बनाना है। सो अब करते हैं फिगर के ऊपर बात कि इस पूरे के पूरे सवाल को हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहले तो इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपको क्या गिवन है? एक लाइट हाउस गिवन है। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बनाएंगे। ये बन गया मेरा लाइट हाउस, ठीक है, मान लो लाइन है, लाइट हाउस है। उसके बाद इसको नाम भी दे दें क्या साथ साथ में? चलो नाम दे ही देते हैं। तो ये मेरा लाइट हाउस है ए बी, लाइट हाउस ए बी। नाउ कितने मीटर का है भाई, कितना ऊंचा है? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये है 75 यानी कि 75 मीटर हाई। उसके बाद फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। पहली बात तो यहाँ पे ग्राउंड भी बना लेंगे, सी भी तो आएगा अपना, ये अपना सी लेवल आ गया, इतना ठीक है। हाँ यहाँ तक ओके। अब देखो दो शिप्स भी हैं अपनी, तो मैं आपके लिए पहले दो शिप भी बना देती हूँ कि एक शिप मेरी यहाँ पे है और एक शिप थोड़ी आगे ले लेते हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है। दो शिप सवाल में हमें दी गई है एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप के पीछे ही दूसरी शिप है। तो पहली शिप दूसरी शिप, इस हिसाब से हमने कर दिया। अब कहाँ पे गया अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन? हाँ, टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखो यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, फिगर है यहाँ पे, यहाँ से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये अपना 30 डिग्री वाला बनाएंगे सबसे पहले, ये बन गया, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ जब भी जो काम हो रहा होगा, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जा रही होगी तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये बताओ यहाँ पे आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ बनेगी? बोले सीधी बात है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप ऑफ द लाइट हाउस से। बोले जी बिल्कुल। तो यहीं से अपनी लाइन निकलेगी, कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल वाली। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। नाउ अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका एंगल देखिए, एंगल जो गिवन है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री। यहां से अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना है वो है 30 डिग्री का। ये एंगल जनाब आपका 30 डिग्री का है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बोले ठीक है, समझ आ गई, ये अपना 30 डिग्री का हो गया। उसी के साथ अगर मैं दूसरे एंगल की बात करूं, बोले दूसरा एंगल कौन सा? एक और शिप भी तो है, तो अब हम दूसरी शिप ले लेंगे। चलो दूसरी शिप के लिए दूसरा लाइन उठाएंगे। यहाँ पे शिप है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है, देखेंगे हम वहीं से ही, ठीक है। सो ये हो गया, इसकी भी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन वही है। बोले जी जनाब हॉरिजॉन्टल लाइन तो बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का है। मतलब ये पूरा, बात समझ आ रही है? अब अगर आप इस लाइन को भूल जाओगे तो आपको यही लगेगा, इसको मैं हटाती हूँ, यहाँ तक ये जो ये बीम आई है ये 45 डिग्री के लिए है।
तो ये समझिएगा। तो ये कितने का हो गया, व्हाइट्स के साथ जो लिख रही हूँ वो 45 डिग्री का है, अपनी नोटबुक में भी इस हिसाब से मेंशन कर लेना। आगे देखो, ये अपना फिर पूरा लाइट हाउस वाइट हाउस हमने बना दिया। उसके बाद इनको भी थोड़े नाम वाम तो देने पड़ेंगे, तो चलो इनको भी नाम दे देते हैं। ये अपना सी वाली शिप है और ये मेरी डी वाली शिप है। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो जनाब आपकी ए से निकल ही रही है। अब हमें शुरुआत करनी है कहाँ से, मतलब कहाँ से का, सीधा पता है इस शिप से लेके इस शिप तक का हमें डिस्टेंस बताना है। वेरी नाइस, आपको इस शिप से लेके इस शिप तक का डिस्टेंस बताना है। और पता कैसे करोगे, कहोगे हाँ सारे एंगल तो ऊपर बन गए, नीचे तो कुछ है ही नहीं, 90 डिग्री हम नीचे बनाए जा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नीचे भी एंगल है। बोले नीचे एंगल है, कहाँ से आया एंगल? देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सी लेवल के पैरेलल होगी। ग्राउंड पे होगे तो ग्राउंड से पैरेलल होगी, सी लेवल है तो भैया सी के पैरेलल होगी। सीधी सी बात है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर बन रही है तो वो ग्राउंड के या सी के जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन होगा उसके पैरेलल होती है। तो अगर ये निचली लाइन डी से लेके बी तक की और ये जो ऊपर वाली डॉट डॉट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपस में पैरेलल है, तो जनाब ये जो आपके जेड जूड बन रहे हैं ना, बोले हाँ बन रहे हैं, ये भी आपस के अंदर, ये क्या हो गया? पहले बात आप ये बताओ, ये जो जेड बना ये हुआ क्या है? मतलब हुआ क्या है? बेसिकली ये ऐसे एक जेड बन गया है, एक लाइन बन गई है। माय डियर फ्रेंड्स, दो पैरेलल लाइन है जिनके बीच में से आपने एक लाइन निकाल दी है तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ट्रांसवर्सल लाइन बन गई है तो इसके इस साइड का एंगल 30 डिग्री, बोले हाँ ठीक है इंटीरियर एंगल है, इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो भी इतना ही होगा। कहोगे ये हमने कब पढ़ा? तो ये आप क्लास 8 के अंदर और क्लास 9 के अंदर पढ़ के आए हो, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर मेरा ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा। आप कहोगे तो येलो रंग का था, हाँ हाँ ठीक है इसको भी येलो कर देते हैं, ये आपका 30 डिग्री का ही बनेगा। रिमेंबर दिस, ठीक है? ये 30 डिग्री का है, इसका उल्टा, इसका अल्टरनेट जो है वो 30 डिग्री। सिमिलरली ये 45 डिग्री का है तो इसका अल्टरनेट, बोले यहाँ से है तो ये लाइन यहाँ आई, इसका अल्टरनेट यहाँ बनेगा। बहुत सही से आ रहे हो, ये आपका अल्टरनेट बन जाएगा यहाँ पे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो भी 45 डिग्री का होगा। तो अब आपको दोनों जहाँ पे बोट्स हैं वहाँ पे जो इंटीरियर एंगल बने हैं, अपने जो एंगल्स फॉर्म किए हैं वो भी पता लग गए। बोले हाँ, क्या अब हम पता कर सकते हैं इजीली कि भैया डी से सी तक का डिस्टेंस कितना है? हमें तो खाली परपेंडिकुलर पता है। तो देखो दो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। पहले तो इसको मैं फिगर को सही कर दूं, हम या तो ये BC पता कर ले, मतलब उससे क्या निकलेगा BC पता करने से? देखो अगर आप BC पता कर लेते हो और उसके बाद BD पता कर लेते हो, BD में से BC उड़ा सकते हो, माइनस कर सकते हो, ये आ जाएगा। या एक और काम हम कर सकते हैं, बोले क्या काम कर सकते हैं? अगर हम ये BC पता करते हैं ना और फिर इस बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं ये पूरा का पूरा पता करने में, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो जो तरीका है वो लिखते टाइम आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए लास्ट तक देखते जाइए कि कैसे ये आंसर आएगा। तो शुरुआत हम करेंगे पहले इस BC को पता करने से। BC पता चलेगा तभी कोई आगे का हम सोच पाएंगे कि घटा करें, जोड़ करें, एक दूसरे को कैसे लिखें। सो उससे पहले आपको कुछ चीजें मेंशन करनी है। बोले क्या मेंशन करना है? जनाब ये फिगर दिया नहीं गया है ना? बोले हाँ हमने खुद बनाया है, हमारी मेहनत है। वेरी नाइस, आपकी मेहनत है। तो इस मेहनत को पूरी को लिखना भी पड़ेगा कि यहाँ पे लाइट हाउस क्या है, शिप कौन सी है, ये सारी चीजें। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट AB इज द लाइट हाउस, AB इज द लाइट हाउस। सिमिलरली एंड C and D, C और D क्या बनाई है हमने यहाँ पे? C and D आर व्हाट? तो स्नैक्स में बहुत अच्छे लगते हैं चिप्स, बहुत अच्छे लगते हैं स्नैक्स में चिप्स। C and D आर शिप्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका शिप। आगे देखो, ये तो हो गई पूरी जानकारी जो हमने बनाई है। अब हम बढ़ेंगे अपने ट्राइंगल की तरफ। पहले छुटकू वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABC। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन ट्राइंगल ABC। अब देखो क्या आपको दिया गया है, क्या आपको पता करना है? सारा खेल इसी चीज का है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब तक आपको ये बात समझ आ चुकी है। सो आपको क्या दिया गया है? बोले परपेंडिकुलर पता है, लाइट हाउस अपना 75 मीटर ऊंचा है। वेरी नाइस। पता क्या करना है? बोले अल्टीमेट गोल तो DC पता करना है, लेकिन क्या है ना, हालात ऐसे हैं वहां तक पहुंचने के लिए BC को पता करना पड़ेगा। तो हम BC पता करना चाहते हैं। ओके, सो BC आपको पता करना है, ये आपका बेस हो गया। जी बिल्कुल, ये आपका बेस हो गया। यानी हमें किसकी जरूरत है? ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हमें मिल जाए। तो वो कौन सा होता है? तो वो याद करने के लिए हम अपनी ट्रिक याद करेंगे। क्या है अपनी ट्रिक? सो ट्रिक है पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो। सो पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो। अब देखो P और H नहीं चाहिए, B और H, अरे कहाँ नहीं चाहिए? अच्छा आपको क्या चाहिए?
P और B चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं T में। T क्या है? tan थीटा है। इसका मतलब P अपॉन B जो होता है जनाब वो आपका कितना होगा? tan थीटा होगा। अब फिर से दिमाग की घंटी बजेगी कि अरे ना ना ना, एक बेस और परपेंडिकुलर वाला होता है जिसमें ऊपर बेस नीचे परपेंडिकुलर, इसका उल्टा कर दे अगर हम P और B का, P अपॉन में B का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ P अपॉन B, इसका उल्टा करें तो एक दूसरा भी रेशियो आता है। जी बिल्कुल आता है, tan का उल्टा कोट थीटा। सो आप कोट थीटा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मैं tan थीटा यूज करूंगी। आप कहोगे ना हम तो कोट थीटा कर रहे हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। tan थीटा लगाओ तो tan थीटा लगा लो, कोट थीटा लगाओ तो कोट थीटा लगा लो। यहाँ पे P अपॉन B अपना कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। नाउ P आपने क्या माना है? परपेंडिकुलर इज AB, सो लेट मी मेंशन हियर AB। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बेस क्या है? बोला BC। ओके, यहाँ पे आ जाएगा BC, तो ये हो गया BC। उसके बाद tan थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? सो थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा यहाँ का एंगल। तो जो इस ट्राइंगल में एंगल है ये 30 डिग्री मत लिखना, 45 डिग्री से आ जाएगा 45 डिग्री, ये आ गया tan 45 डिग्री। आगे देखिए क्या किया जाए, पहले तो इनकी वैल्यू डाली जाए। ए बी आपको पता है? हाँ पता है, 75 है, तो ये आ जाएगा 75। बी सी हमें पता नहीं, वही हम पता कर रहे हैं। tan 45 डिग्री कितना होता है? इतना आसान होता है, इतना आसान होता है, बस पूछो मत, बोले क्या होता है tan 45 डिग्री? सो tan 45 डिग्री होता है जनाब 1। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका 1। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है ना वो 1 के ऊपर जा ही नहीं रहे, गिनती आपकी 1 या 2 तक ही है, ठीक है, 1 या 2 यहाँ तक गिनती याद रख लिए। सो 1 आपका tan 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या किया जाए? सीधी सी बात है, अपॉन में BC है, उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा 75 इधर हो गया और BC इधर हो गया। तो BC की वैल्यू निकल के आ गई है। कितनी आई है BC की वैल्यू? तो रोड पे गाड़ी चलाते वक्त नहीं करनी चाहिए लापरवाही, रोड पर गाड़ी चलाते वक्त नहीं करनी चाहिए लापरवाही। BC इज 75। जी हाँ, BC आपका 75 आ गया। क्या हम इसको लिख दें? जी बिल्कुल लिख सकते हो, ये आपका 75 आ गया। नाउ अब आ जाती है वो वाली कंडीशन कि हमें क्या करना चाहिए। हम पूरा DB निकाल लें पहले या फिर हम यहाँ से पहले कुछ और कर सकते हैं। तो देखो, आप पूरा DB निकालने के प्रोसेस में चलोगे ना तो पूरा DB निकाल के फिर 75 माइनस करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। किंतु DB निकालने के प्रोसेस में एक और काम हो सकता है, वो क्या हो सकता है? सो यहाँ पे देखिए, अब ट्राइंगल लेंगे हम बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ADB। सो नाउ इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB आपको क्या चाहिए? सीधी सी बात है, बेस ही चाहिए वापस से, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, यानी सेम आपका P अपॉन B ही लगेगा। एंड अब आपको पता है कि P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा होता है। तो P क्या है? बोले TAB है। ओके, B क्या है? बेस। CB मत लिखना, बिल्कुल मत लिखना CB। अब आपने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है, सो बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से यहाँ पे CD और जुड़ जाएगा। तो CD अगर जुड़ गया CB में तो ये पूरा बन गया BD। तो ये आ जाएगा आपका BD नीचे, इक्वल्स टू में सेम tan थीटा, बट थीटा की जगह एंगल कौन सा गिवन है? 30 डिग्री है बड़े वाले ट्राइंगल में, सो 30 डिग्री लगाएंगे। नाउ ए भी आपको पता है? बोले जी बिल्कुल पता है, 75 है। ओके, सो यहाँ पे मेंशन कर दो 75 अपॉन में। अब BD पे आ जाते हैं। नाउ जो मैं आपको बता रही थी, दो तरीके हैं, या तो आप BD लिखोगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री की वैल्यू डालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पूरा BD निकालोगे, उसमें से फिर आप 75 हटा दोगे। या आप एक और काम कर सकते हो। और क्या काम कर सकते हैं? अलग से आपको ना माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसी के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। बोले वो कैसे? ये पूरा का पूरा BD है, हाँ, इसको हम टुकड़ों में लिख सकते हैं। बोले टुकड़ों में कैसे लिखा जाएगा? हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CD प्लस में BC या CD प्लस में CB। बोले हाँ, बात तो एक ही है, दोनों को जोड़ दोगे तो DB बनेगा। तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे अपना आ जाएगा, कहाँ गया? 75 वाला BC प्लस में अपना इतना CD इक्वल्स टू में tan 30 डिग्री की आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, जो कि हो जाती है 1 अपॉन में √3। सो ये हो गया 1 अपॉन √3। अब देखो 75 आपका एज इट इज, जी बिल्कुल। BC आपको पता है तो उसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा 75 प्लस के अंदर वापस से आ जाएगा आपका CD इक्वल्स टू में 1 अपॉन में √3 एज इट इज चल रहा है। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये साथ में आप लिखते चलिएगा पूरे ट्राइंगल्स के साथ साथ, ठीक है। अब ये आ गया। अब क्या किया जाए? वेरी सिंपल, इक्वेशन है, फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये देखो 75 इधर आ जाएगा, ये 75 उधर चला जाएगा, प्लस में CD, तो इसके साथ आ जाएगा आपका 75 √3
क्योंकि √3 इधर आया। सिमिलरली 1 के साथ जब 75 प्लस सी डी को करोगे मल्टीप्लाई तो वो सेम ही रहेगा। सो ये आ जाएगा आपका 75 प्लस में सी डी। अब कहोगे यहाँ पे ये हमने किया, इससे क्या मतलब हुआ? इससे देखो ये मतलब हुआ कि आपके पास खाली अब सी डी बच गया है जो आपको पता करना है। बोलो ओ यस, सिर्फ सी डी बचा है। जी हाँ, अब इक्वेशन में आप ये कर सकते हो कि सी डी के साथ जितने भी नंबर है उन सबको बॉर्डर क्रॉस करवा दो। बोले ओके, फिर आपका सी डी की वैल्यू आ गई एज इट इज, ना कोई माइनस करने का लफड़ा पड़ेगा यहाँ पे। बोले ओके, अब क्या किया जाए? 75 यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर बुला लेंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये आएगा आपके पास 75 √3, जिसमें से माइनस करना है 75 इक्वल्स टू में क्या बचेगा? सी डी बचेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ओहो इतना आसान सब्ट्रैक्शन, 75 में से 75 गया, 0 बच जाएगा, √3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, सी डी की वैल्यू आ गई √3, और यही हो गई है गलती। जी हाँ, ये गलती हो जाएगी। बोले क्यों गलती हो जाएगी? रूट गिवन है तो आप ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर 75 के साथ भी रूट होता, ये जो अकेला 75 है इसके साथ रूट होता तब हम ऐसा कर सकते थे, बट एक तो बेचारा आसानी सा पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ रूट भी लिए बैठा है, तो ऐसे में हम ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। बोले तो फिर कैसे करेंगे, सोल्व कैसे होगा ये? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आप कॉमन ले सकते हो। बोले क्या कॉमन लिया जाए? अरे 75 दोनों तरफ है ना, तो 75 यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये आ गया आपका 75 कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3 के पास से 75 गया तो कितना बच गया? √3 बच गया। सो ये तो आ गया आपका √3 एज इट इज, माइनस का साइन आपका आ जाएगा सिम। यहाँ पे आप देखोगे 75 है, ये कॉमन में आ गया, क्या बचा वहां पे? फिर 75 बेचारा कॉमन में चला गया तो इकलौता एक छोड़ गया। हाँ, तो यहाँ पे एक ही बचेगा, तो ये आ गया आपका 1 इक्वल्स टू में सी डी। अब ये क्या निकल के आया है? सो पूर्व दिशा से निकलता है सन, पूर्व दिशा से निकलता है सन, सी डी निकल के आपका आ गया है 75 √3 -1। अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि यही डिस्टेंस है। जी हाँ, यही डिस्टेंस है, सी से लेके डी, एक शिप से लेके दूसरी शिप का डिस्टेंस इतना होगा। अब इसे हम मेंशन कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। ये तो आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसे अब आप लिखोगे कि देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, सो द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, the distance between the ships is equal to कितना आया है? 75, उसके बाद मल्टीप्लाई में √3 -1 मीटर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। और हाँ, इसी के साथ सवाल नंबर 13 जो है वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर समझ में नहीं आया है तो इस सवाल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वी विल मीट in the next video. Till then, take care. Bye bye.